Hello everyone, myself Sunny Mato and I am the MIS of सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस। आज के इस वीडियो पे मैं सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के लिए जिन टूलों का इम्प्लीमेंट किया हुआ है उनका ओवरव्यू मैं इस वीडियो पे देने वाला हूँ। यहाँ पे हमने सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के साथ कुछ महीने पहले ही हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन वर्क, जहाँ पे हम बिजनेस के ऑपरेशंस को गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो किसी भी टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्क डैशबोर्ड बनाते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। यहाँ पे सारे डूअर्स के डैशबोर्ड बनाए हैं। उसका मतलब ये है कि जिन डूअर्स के डेलीगेशन बने हैं या चेकलिस्ट बने हैं या एफएमएस बने हैं और जो डूअर जिस प्रोसेस पे एप्लीकेबल है, हमने उनके ही पोर्टल पे उनका एक्सेस दे रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे सब प्राइवेसी रिलेटेड है कि किसी भी डूअर किसी और का ना डेलीगेशन ना चेकलिस्ट ना एफएमएस का डेटा देख सकता है। इसको हमने ईमेल आईडी वाइज प्राइवेसी कर दी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय डेटाबेस मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग अपडेट करवाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लाइक उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके डिपार्टमेंट, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके ऑफिशियल मेल आईडी। वो इसलिए व्हाट्सएप और ऑफिशियल मेल आईडी, अगर हम लोग व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर रहे हैं या मेल ऑटोमेशन कर रहे हैं तो उनके उसी व्हाट्सएप पे रिमाइंडर्स जाएंगे या नोटिफिकेशन जाएंगे और उसी ऑफिशियल मेल आईडी पे रिमाइंडर जाएंगे और ऑफिशियल मेल आईडी जाएंगी। तो ये होता है हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस। ये मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टास्क डेलीगेटर की भी सीट है। डेलीगेटर दैट मीन्स कि डेलीगेशन टूल्स अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे टास्क डेलीगेटर कौन कौन होंगे उनका हम लोग यहाँ पे नाम रखें, उनका व्हाट्सअप नंबर रखें, उनका ऑफिशियल मेल आईडी रखें, उनको भी अलर्ट और नोटिफिकेशन आने के लिए हम एक डेटाबेस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें कंपनी का एम्प्लॉय डेटाबेस एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमें अपडेट करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको एम्प्लॉय डेटाबेस के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं कि थोड़ा डेलीगेशन टूल का ओवरव्यू बताता हूँ कि अपने डेलीगेशन टूल जो सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के लिए बनाए हैं वो किस तरह से दिख रहा है। तो डेलीगेशन टूल पे अपने क्लिक करते हैं। डेलीगेशन टूल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे टूल का मास्टर डेटा सीट है, कुछ डैशबोर्ड है और डेलीगेशन की फॉर्म है, और ये डेलीगेटर का डेटा सीट है। मतलब जो डेलीगेटर है ना, वो क्या क्या टास्क टिल डेट तक दे चुके हैं और कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना डन नहीं हुआ है, नॉट डन है, वो सब अपने अपने सीट में जाके देख सकते हैं। जैसे अर्जुन जोशी अपने सीट पे जाके देख सकते हैं, सक्षम जोशी अपने सीट पे जाके देख सकते हैं, हर्षवर्धन जोशी अपने सीट पे जा सकते हैं कि आज के डेट तक मैंने क्या क्या काम दे रखा है और कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने नॉट डन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मास्टर शीट अगर ओपन करें, डेलीगेशन का मास्टर शीट, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना कुछ नंबर्स ऊपर में दिख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स ये है कि टिल डेट तक 260 टास्क यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। उसमें से शिफ्टेड कितने हैं, 17। जो टास्क शिफ्ट हुए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें से फिर आपके ये देख सकते हो कि डन कितने हो गए, 101 टास्क डन हो चुके हैं। लेट कितने हैं, 115 लेट हुए। नॉट ड्यू कितने हैं, 2 नॉट ड्यू है। ओवर ड्यू कितने हैं, 7 नंबर ऑफ टास्क ओवर ड्यू है। अप्रूवल पेंडिंग 5 है, नॉट अप्रूव 13 है। तो ये सारे नंबर्स भी आप ऊपर में कैलकुलेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आप अपने टास्क की एक फ्रिक्वेंसी को देख सकते हो। उसके बाद अपने क्या होता है कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, टास्क आईडी, टास्क रिक्वेस्ट, डेलीगेटेड बाय, डेलीगेटेड टू, टास्क डिस्क्रिप्शन, इशू डेट, टारगेट डेट एंड उसकी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे अभी जितने भी टास्क असाइन होते हैं मैनेजमेंट की ओर से, उनकी टास्क आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, टास्क रिक्वेस्ट आ जाती है, डेलीगेटेड बाय आ जाता है, डेलीगेटेड टू आ जाता है, टास्क डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कब इशू हुआ है वो चला आता है, टारगेट डेट एंड टाइम चली आती है, प्रायोरिटी चली आती है और कुछ अटैचमेंट फाइल हो तो वो भी आ जाएगी। फिर आप कब कब रिवाइज कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, रिवाइज 1, रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3। फिर टास्क अपडेट लिंक, रिवाइज लिंक, शिफ्ट लिंक, ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं। जब हम टूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इसकी पूरी ट्रेनिंग मेरी ओर से डूअर और मैनेजमेंट को दी जाती है, 1-to-1 ट्रेनिंग। उसके बाद ये पूरे डेटा में से पेंडिंग टास्क कितने हैं वो फिल्टर हो जाता है,
अप्रूवल पेंडिंग वाले काम कितने वो आ जाता है, नॉट अप्रूवल वाले काम कितने वो आ जाते हैं, और डूअर की MIS रिपोर्ट भी यहाँ पे बन जाती है कि किस एम्प्लॉय को कितना इस वीक में टास्क असाइन हुआ है, कितना नॉट डन है, कितना लेट है, कितना डन हो गया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली आती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी डेलीगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। क्या होता है कि जो हमारे अनरूटिंग वर्क होते हैं, जो इमीडिएट आते हैं और इमीडिएट हमें करवाने होते हैं और वेरी वेरी प्रायोरिटी वर्क होते हैं, वो हम लोग सब टास्क वो डेलीगेशन पे ही कवर करते हैं। और डेलीगेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है सारे एम्प्लॉय के लिए और मैनेजमेंट के लिए। हम इसमें अप्रूवल वाला भी कॉन्सेप्ट लाएं, जो आप देख पा रहे होंगे अप्रूवल पेंडिंग। हम डूअर और चेकर का सिस्टम रखें कि अगर कोई डूअर टास्क कंप्लीट करता है तो मैनेजमेंट उसको जब तक अप्रूव ना करे, या मैनेजमेंट के बिहाफ में उनकी ईए जब तक अप्रूव ना करे, तब तक वो टास्क फाइनली कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो हम यहाँ पे अप्रूवल का भी सिस्टम इसलिए अलाइनमेंट किए हुए हैं। तो डेलीगेशन जब भी हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग और उसकी पूरी ब्रीफिंग 1 वीक तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक कि डेलीगेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो जाए और हर डूअर को अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए। उसकी पूरी हैंड होल्डिंग करवाते हैं हम उनके साथ मिलकर। तो हम ये डेलीगेशन बताएं आपको। अब कुछ चेकलिस्ट का फॉर्मेट बताते हैं। चेकलिस्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पे अपने अकाउंट चेकलिस्ट है, सेल्स चेकलिस्ट है, और भी डिपार्टमेंट के चेकलिस्ट हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बट जो मेजर हमारे थे हमने उसको पहले लाइनअप किया हुआ है। तो अकाउंट चेकलिस्ट की मास्टर डेटा शीट अगर खोलें तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चेकलिस्ट की डेटा शीट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग टास्क कंट्रोल कहते हैं। टास्क कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट्स में जैसे अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 6 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 7 या 8 है, उनके सभी के वर्क एक बार लाइन अप करते हैं। तो किसी एक का ना पहले फिल्टर करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जस्ट अभी ना ब्रीफिंग दे रहा हूँ, मैं पूरा प्रोसेस मैं बता यहाँ नहीं पाऊँगा क्योंकि वो पूरा वीडियोस काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं ब्रीफिंग देना चाहता हूँ जिससे आप समझ सको कि अपने क्या क्या कर सकते हैं गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क आ गया और उसके डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आएंगे। जो रेड मार्किंग एरिया दैट इज़ वो ऑटो फील्ड है, वो फॉर्मूला लगे हुए, आप डेटा भरोगे डूअर का ना, वो ऑटोमेटिकली उनके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। और टास्क की फ्रिक्वेंसी डालोगे तो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी का क्या प्लान डेट है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पे टास्क देखो ये इनका क्या क्या है। सिद्धार्थ इन सीइंग अपीयरेंस ऑल अकाउंट्स वर्क डे टू डे, पेमेंट वाउचर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ऑडिटर चंदन जी, सुरेश जी, TDS पेमेंट, GST फॉलोअप, ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न, एडवांस टैक्स पेमेंट, TCS पेमेंट, ये सारे काम क्या होते हैं कि रामानंद शर्मा का। इसी तरह हर एक एम्प्लॉय का हम लोग टास्क को मैपिंग करते हैं, डूअर यहाँ पे सेट करते हैं, उसके टास्क टाइप को सेट करते हैं कि मंथली है या वीकली है या क्वार्टरली है। ये देखो डेली है या वीकली है या मंथली है या क्वार्टरली है, वो अपने यहाँ से आप उसको लाइन अप कर सकते हो। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी शॉर्ट हो जाती है कि वीकली है तो मंडे टू सैटरडे के बीच में कब है, मंथली है तो 1 से 31 के डेट के बीच में कब है, और डेली है तो डेली होगा। अदर के केसेस में कि कोई अगर एनुअल टास्क है या कोई हाफ ईयरली टास्क है तो अदर सिलेक्ट करके उसकी एक्चुअल डेट हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 है तो उसकी पूरी डेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मेंशन की गई है। ये पूरी ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे डेट्स है, जो भी डेट्स में अगर कोई काम एक्चुअल एक ही काम करना है पूरे ईयर में एक बार तो एक डेट सेलेक्ट कर दो। अगर कोई ऐसा काम है कि पूरे ईयर में 3 बार करने हैं या 2 बार करने हैं तो उस काम को हम लोग 2 बार लिखकर 2 स्पेसिफिक डेट को सेट कर दे, तो उसकी भी प्लानिंग पूरी तरह से चेकलिस्ट में हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया चेकलिस्ट का डेटा। जब यहाँ पे एक बार अपडेट कर देते हैं डूअर वाइज, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि चेकलिस्ट हमारा ऑटोमेशन इस तरह से लगाया गया है कि अगले वीक में जिन जिन एम्प्लॉय को जो वर्क प्लान है, जो वर्क करने हैं, अननेसेसरी वाले नहीं कि अगले 1 महीने वाले क्या काम है या अगले 6 महीने उनको क्या करना है, उतना सारा टास्क उसके चेकलिस्ट पे क्रिएट नहीं होगा। सिर्फ अगले वीक का जो प्लान है सारे एम्प्लॉय का मिलाकर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंडे मॉर्निंग में ट्रिगर होगा और मास्टर शीट में डेटा क्रिएट होकर आ जाएगा।
मतलब यहाँ पे सबसे नीचे में अगर आ जाएं तो उसकी नेम, उसकी टास्क आईडी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके डिपार्टमेंट, उसके टास्क, उसके प्लान, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, मतलब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी एवरी वीक। और जब डूअर कंप्लीट करेगा तो उसकी एक्चुअल भी यहाँ पे अपडेट आ जाएगी। जैसे जिन डूअर ने कंप्लीट किया है उसकी यहाँ पे एक्चुअल डेट आ जाएगी, उससे टास्क डिले निकल जाएगा। ये अपडेट की लिंक है। डूअर को यहाँ से अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मास्टर शीट में। हमने हर एक डूअर का इंटरफेस बना दिया हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट करने के वक्त में ही बता दिया था कि हर एक डूअर की जो हमने प्रोसेस बनाई है, डेलीगेशन है या चेकलिस्ट है, उनको डूअर वाइज हमने मैपिंग कर दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं अजीत कुमार पे क्लिक करता हूँ तो अजीत कुमार की डेलीगेशन सीट का डेटा एक्सेस पूरा यहाँ पे है, अजीत कुमार का चेकलिस्ट का पूरा एक्सेस यहाँ पे है। इसी तरह सारे डूअर की एक्सेस हमने उसी तरह से उनको दी रखी है कि जिन डूअर का जो काम है वो अपने ही डैशबोर्ड में जाकर अपने काम को इजीली देख सकता है, उनको मास्टर शीट एक्सेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, ये चेकलिस्ट हमारा इस तरह से कंट्रोल होता है। फिर ये पूरे मास्टर डेटा में से ड्यू वाले काम कितने हैं, मतलब जो इस वीक में ड्यू हो चुके हैं वो कितने काम हैं। जैसे कि मान लो कि इस वीक में जैसे ये देखो 3 दिसंबर को इतने सारे काम करने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। ये सारे एम्प्लॉय का मिलाकर बात हो रही है, जिसमें इसमें 6-7 एम्प्लॉय आ रही है। लेकिन हर एक एम्प्लॉय जब अपना अपना सीट देखते हैं तो उसको सिर्फ अपना ही काम दिखेगा, तो उसमें उनको रिलेटेड 10 या 9 या 8 जो भी उनके पेंडिंग काम होंगे वो उसको दिखेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट है चेकलिस्ट में कि डेली रूटीन वर्क जो होते हैं ना, जैसे आज का काम अगर आज आपने अपडेट कर दिया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। वो कल फिर सिस्टम आपको अपडेट करने के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पेंडिंग में चला जाएगा और नॉट डन मार्क होगा, क्योंकि डेली रूटीन वर्क डेली होने चाहिए। अगर आज आपने जो काम नहीं किया तो कल अगर आप पाओगे तो कल भी तो वो काम करना ही है ना। तो इसी के कारण आपको डेली रूटीन वर्क डेली कंप्लीट करना होता है और वीकली वो रूटीन वर्क एवरी वीक क्रिएट होता है। तो उसके लिए आपको हम 6 डेज़ का समय देते हैं। मंथली रूटीन वर्क में हम लोग 28 डेज़ का समय देते हैं कि अगले टास्क क्रिएट होने से पहले तक आप अपने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे वीकली अगर आज मंडे जो टास्क क्रिएट हुआ तो अब वो अगले मंडे होगा। लेकिन आप अगर अपने मंडे को टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको सैटरडे तक टाइम रहेगा कि उसको आप डन कर सकते हो, भले वो लेट मार्किंग हो जाएगा बट वो डन कर सकते हो। उसी तरह मंथली के केसेस में भी। बट डेली वाले में क्या होता है, डेली टास्क क्रिएट हो जाते हैं। आज अगर 25 बिल की एंट्री करनी है तो कल भी 25 बिल की एंट्री करनी होती है। तो आज आपको जो काम है वो आपको डन करने होंगे और कल अगर जब आओगे तो कल का ही डन करने होंगे, आप प्रीवियस का नहीं कर पाओगे डेली रूटीन वर्क में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पूरे चेकलिस्ट में इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ है। बट जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी पूरी एक्चुअल ट्रेनिंग और उसकी ब्रीफिंग भी मैं पूरी तरह से क्लियर करता हूँ मैं। उसके बाद डूअर एमआईएस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि जिन एम्प्लॉय का करंट वीक, लास्ट वीक और पूरे 52 वीक का यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होता है। कभी भी अगर अप्रेजल्स के लिए भी डेटा आपको अगर पॉपुलेट करना है वो पूरी तरह से पॉपुलेट हो जाएगी कि पूरे ईयर में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। करंट वीक में जिसके कितने वर्क प्लान हुए हैं, कितने नॉट डन हैं, कितने लेट हुए हैं और कितने डन हुए हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकलती रहती है। एक बार सिस्टम बनाना होता है और उसके बाद सारी सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करती है। तो ये पूरी चेकलिस्ट की ब्रीफिंग मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जो टास्क हमारे पेंडिंग में चला जाता है यहाँ पे व्हाट्सअप रिमाइंडर भी हमने सेट कर रखा हुआ है। ऑटोमेटिकली डूअर को व्हाट्सअप भी चला जाता है अगर कोई टास्क पेंडिंग में है तो। ओके, ये पूरी तरह से हमने इस तरह से इसको ऑटोमेट किया हुआ है। अब एक इमिडिएटली एक आपको डेलीगेशन दिखा दिया, चेकलिस्ट दिखा दिया, एक इनकी एक ईएम डैशबोर्ड टूल दिखा देता हूँ जो मैनेजमेंट के ऑनर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ईएम मीटिंग लेना, जहाँ पे और हमने कॉन्सेप्ट बनाया था सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के लिए कि हम ओनली फॉर द डेलीगेशन के लिए एक सिंगल ईएम रिपोर्ट बनाएंगे और चेकलिस्ट और एफएमएस को मिलाकर एक सिंगल ईएम रिपोर्ट बनाएंगे। दो अलग अलग ईएम रिपोर्ट चलेगी क्योंकि डेलीगेशन वेरी वेरी प्रायोरिटी वर्क होते हैं और चेकलिस्ट और एफएमएस वो रूटीन वर्क में जाते हैं। तो प्रायोरिटी वर्क का ईएम रिपोर्ट एक अलग से बनना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आ जा रहे हैं, उस एम्प्लॉय का इस पर्टिकुलर जैसे आप जिस वीक की ईएम ले रहे हो वो वीक यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर में आ जाता है और ये चेंज होता रहता है एवरी वीक। उसके वर्क प्लान आ गए, कितने डन हुए
और जो डन हुए वो ऑन टाइम कितने हुए, लेट कितने हुए, नॉट डन कितने हैं, परसेंटेज वर्क नॉट डन का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज वर्क लेट का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज वर्क ऑन टाइम का क्या परसेंटेज है, लास्ट वीक की क्या टारगेट थी, नेगेटिव स्कोर कितनी है इस वीक में, और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है, वो आप बिठा सकते हो यहाँ पे। और टारगेट ऐड के बटन को क्लिक करके आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। फिर जब नेक्स्ट वीक आप पीएम करोगे तो उसकी लास्ट वीक की टारगेट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी और फिर उसको कंपेयर कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100% जैसे दो काम उसने किए हैं बट दोनों काम लेट हुआ, इसलिए वो नेगेटिव में आया कि आपका लेट नेगेटिव हुआ है, परसेंटेज वर्क लेट हुआ है। अगर आप ऑन टाइम पे करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव आपका नहीं होगा। जैसे ये देखो एग्जांपल, मिथिलेश कुमार का 2 काम वर्क प्लान हुआ था, 2 काम डन हुआ है, दोनों ऑन टाइम पे हुआ है, तो इसकी कोई नेगेटिव स्कोर नहीं बनी है, टोटल पॉजिटिव है। इस तरह से इसकी ईएम रिपोर्ट भी बन जाती है और उसकी ब्रेकअप भी यहाँ पे आ जाता है कि अजीत कुमार का डेलीगेशन से कितना काम आ रहा है, चेकलिस्ट से कितना काम आ रहा है, फिर सेल्स की चेकलिस्ट से कितना काम आ रहा है और एफएमएस से कितना काम आ रहा है, वो भी यहाँ पे उसकी ब्रेकअप सीट रहती है। ये अपने जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये पूरा ब्रीफिंग करते हैं और उनको पूरा तरह से हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं और जो इसको टारगेट दे रहे हो उसकी डेटा यहाँ पे सबमिट होती चली जाती है। तो ये हमारा पूरा ईएम रिपोर्ट है। उसके बाद एक एफएमएस का मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे ये हमारा ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस है एक ब्रांड का डब्लू ऑरेलिया के जितने भी ऑर्डर्स आएंगे हम लोग इसी एफएमएस में अपडेट करेंगे ऑर्डर फॉर्म के थ्रू। यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म में मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी डब्लू ऑरेलिया का ऑर्डर फॉर्म आ रहा है वो सब यहाँ पे ऑर्डर डेट, पार्टी नेम, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर एमआरपी, सेल्स ऑफिसर, स्टेट, पीओ, डिस्पैच डेट, सीआरएम, ये सारी चीज़ें डेटा जो अपडेट करेंगे वो हमारे एफएमएस सीट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एफएमएस सीट में आने के बाद वहाँ से हमारा टैट स्टार्ट होता है और एक एक स्टेप फिर सारी तरह से हमें कंप्लीट करने होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जस्ट अ मोमेंट, ये सीट अभी ओपन हो रही है। ये देखो हम जो फॉर्म भरेंगे ना उसकी जॉब आईडी, उसकी टाइम स्टाम्प, उसकी ऑर्डर डेट, उसके पार्टी नेम, ऑर्डर क्वांटिटी, डिस्पैच डेट और ऑर्डर की कोई कॉपी अटैच करोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कि कौन से स्टेप में ये हमारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर ये देखो पहला स्टेप हमारा क्या है, गुड्स रिसीव करना होता है, ठीक है, उसकी वाट है, व्हेन है, हु है, हाउ है। गुड्स रिसीव है सीताराम करेंगे बिफोर 5 डे ऑफ डिस्पैच डेट, हाउ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये स्टेप 1 है। गुड्स रिसीव के बाद स्टॉक चेकिंग एज पर डैमेज चेकलिस्ट, स्टेप 2 है। फिर हमारे नोट टू कोरियर ऑफ शॉर्टेज, स्टेप 3 है। क्लेम टू कंपनी इशू डेबिट नेट, स्टेप 4 है। ऑर्डर क्वांटिटी काउंट सेपरेट पार्टी वाइज, स्टेप 5। चेक क्रेडिट लिमिट अप्रूवल, स्टेप 6। डिस्पैच पेमेंट इंटीमेशन, स्टेप 7। रिक्वायर्ड स्पेशल अप्रूव फॉर डिस्पैच, स्टेप 8 है। बिल फॉर रेडी टू डिस्पैच, स्टेप 9। मटेरियल डिस्पैच टू पार्टी 10। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी एफएमएस को अंडर 10 स्टेप में ही कंप्लीट करें और अगर इससे बड़ा अगर स्टेप्स होता है तो हम लोग स्प्लिट कर देते हैं एफएमएस को। तो एफएमएस भी यहाँ से पूरी तरह से इस तरह से प्रिपेयर करते हैं और जब एफएमएस में कोई भी प्लान क्रिएट होता है तो उसके प्लान जिस भी डूअर का है उसके सीट में यहाँ पे चला आता है। तो डूअर को ये भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होती है कि किसी डूअर को यहाँ पे आके डन करना है या किसी डूअर को मान लीजिए यहाँ पे आके डन करना होता है। इससे ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है डूअर को कि कहाँ पे जाके मैं कौन सा काम डन करूँ। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया कि एफएमएस में जब डेटा आएगा और जो जो काम कंप्लीट हो जाएगा अगले स्टेप में जैसे प्लान आएगा तो वो स्टेप जिस डूअर का रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो उसके सीट पे वो काम चलाएगा। जैसे सीताराम के जो काम रहेंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, श्रीकांत का जो काम रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा, उसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे अपडेट का लिंक रहेगा, इससे वो अपडेट कर सकता है। गोविंद कुमार हो गए, मनोज कुमार झा हो गए। तो इस एफएमएस में 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है, तो 4 लोगों की अलग अलग डैशबोर्ड भी बन गई है और इसी डैशबोर्ड को हम लोग आगे चल के लूकर स्टूडियो के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे वो अपने मोबाइल से भी उसको ओपन करके कंप्लीट कर सकते हैं और उसका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और उसी की एमआईएस रिपोर्ट भी यहाँ पे पूरी तरह से बन जाती है।
तो ये आपको चेकलिस्ट, डेलीगेशन, एफएमएस, ये तो मैंने आपको सारे स्टैंडर्ड वाले प्रोसेस बताए। इसके साथ साथ आप अगर कस्टमाइज़ भी हमसे करवाना चाहते हो, जैसे हम सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के लिए कर रहे हैं, तो वो हम कस्टमाइज़ भी कर देते हैं बिजनेस ओनर्स के रिक्वायरमेंट को समझ के कि आपको किस तरह का प्रोसेस बनवाना है। सारी चीज़ें गूगल वर्क स्पेस पे ही करते हैं और वो पूरी तरह से कस्टमाइज़ भी हो जाता है। तो ये था एफएमएस का ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। इसकी अभी और भी एफएमएस हम लोग आगे बनाएंगे और भी सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे लाइनअप करेंगे। और सारे डूअर की इंटरफेस भी हमने यहाँ पे बना के रखी है, जहाँ पे देखो उनके फोटोग्राफ्स भी हमने लगा दिए हैं। तो डूअर को उनके आईडी वाइज हमने एक्सेस ग्रांट किया है। तो अभी तक हम सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के लिए इतना सिस्टम तो बना चुके हैं और कुछ ही समय में और भी सिस्टम्स इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। ओके और अगर इसमें आपका भी कोई तरह का सजेशंस जो आता है बिजनेस ओनर्स का, उसको भी हम लोग इजली तरह से उसको एड्रेस करते हैं और उसको पूरी तरह से कंप्लीट भी करते हैं इम्प्लीमेंट करने में। ओके तो इसमें आगे हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का हो या फिर लीव एप्लीकेशन टूल का हो या फिर आप HR पॉलिसीज़ की जो कि सिस्टम्स बोलो, वो भी अपने कंप्लीट कर सकते हो अपने बिजनेस ओनर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको मेरे सिस्टम्स के बारे में कुछ तो समझ में आ गया होगा इंट्रो के सेशंस के, कि हम किस तरह से सिस्टम्स को और गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं। बट जब आप मेरे साथ ब्रीफिंग लोगे 1 to 1, तो मैं तो उसको काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से धीरे धीरे मैं समझाऊँगा, जिससे आपको ईजिली आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरी सारे कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं, आप मुझसे वहाँ से डायरेक्टली से रीच करके मेरी सारे डेमोज आप ले सकते हो। थैंक यू।